नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। नमस्कार प्यारे बच्चों, नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे भैया, राम राम, वेलकम। सब लोग कैसे हो आप? आओ जी, सब लोग ठीक ठाक हो? बढ़िया, बेहतरीन, शानदार, सुपर। एक बार बेटा कर दो कंफर्म, आप तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है ना? सब लोग सुन पा रहे हो? चलिए, बहुत ही बढ़िया, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज बेटा डीआई पर आगे अभ्यास करें अपन। और कल आपने डीआई के कुछ सवाल किए थे, कुछ और बातें आज डीआई की पढ़ लेते हैं। अर्थमेटिक को सीखकर काफी अच्छा महसूस कर रहे होंगे आप। शीट अभी नहीं मिलेगी भाई, आज सवाल करवा देंगे सौम्यदीप, उसकी शीट मिल जाएगी तुम्हें। बताओ जी, कल आपने कहां तक के सवाल कर लिए थे? कल आपने 22-23 सवाल कर लिए थे। चलो मैं 23 नंबर पे आ रहा हूं सीधा। ये इमोजी हमारे कमलेश जी की मेहरबानी है, वही लगाते हैं सब भाई। ये अपना सवाल था 23 नंबर, और ये आई थिंक बेटा वो क्वेश्चन है जिस पर लगभग आधी क्लास ने, आधी क्या 80% क्लास ने सवाल गलत किया था। ये 80% क्लास ने ये क्वेश्चन गलत किया था, और ये परसेंटेज पर बेस्ड जानकारी थी। हमने आपको ये पूछा था, निम्नलिखित आरेख में 2 वर्षों में वर्षा को दर्शा रहा है, कौन सा महीना वर्षा में सबसे अधिक प्रतिशत परिवर्तन दिखा रहे हैं, कौन से महीने में परसेंटेज में परिवर्तन हुआ है। तो बेटा पहली बात, ये 6 महीने दिए गए हैं, आपको 6 नहीं देखने हैं। आप देखो ऑप्शन में, जनवरी चाहिए, सितंबर चाहिए, मई चाहिए, जुलाई की बात नहीं करनी है, नवंबर की बात नहीं करनी। तो चेंज देखना है। देखो जनवरी में 2021 में बरसात हुई है 35, यहां हुई है 55, तो 35 से लेकर 55 तक चेंज कितना हुआ? तो आप कहना जी 20 का चेंज हुआ, कितने से हुआ? तो 35 से हुआ। यानी अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूंगा तो 4/7 बनेगा। और बेटा ये 4/7 तुम्हें याद है क्या? कुछ 57 सही 1/7 की कुछ बात होती है, लगभग पता ना इतना सा होता है। ठीक है, मार्च में देखो बेटा, मार्च में यहां प्रोडक्शन वर्षा हुई है 25, यहां बरसात हो गई 45, तो ये 20 का चेंज हो गया। 20 का कितने से? 25 से। सर ये 4/5 का चेंज हुआ है, 80% का चेंज हो गया। जनवरी तो उत्तर कभी नहीं आएगा। मई में बच्चों यहां बारिश हुई है 45, और मई में यहां बारिश हुई है 75। सर 30 का चेंज हुआ है 45 से, यानी 2/3 का चेंज हुआ है, और ये 66 से ही 2/3 है। ये भी ऐसा ही था। उत्तर सवाल का क्या आया था आपका? मार्च। मैंने ये नहीं पूछा कि किसमें नंबर ऑफ में चेंज ज्यादा हुआ है। आप ये सोचना कि सब चेंज परसेंटेज में कहां है, तो परसेंटेज में बच्चों केवल मार्च में आएगा। ये कल आपने गलत किया था, सवाल चेक करना आना चाहिए। अब आ जाओ जी, आगे की बात करते हैं। 1 वर्ष के 4 महीनों के दौरान एक रेस्टोरेंट द्वारा प्रयोग किए गए विभिन्न खाद्य सामग्री की मात्रा किलोग्राम में दी गई है। बेटा ये मंथ है मार्च, अप्रैल, मई, जून। फूड आइटम है ABCDE, और ये कितने कितने किलो यूज कर रहा है। हमें इस पूरी टेबल से कोई मतलब नहीं होता। हम अपना क्वेश्चन पढ़ेंगे, सवाल में जिस डेटा की बात कर रहा है केवल उसको देखने का यूज करेंगे। आपको सवाल कह रहे हैं जी सभी 4 महीनों के दौरान C की औसत मात्रा क्या है। यानी बच्चों आपका जो सवाल है, आपका जो पॉइंट है, वो केवल और केवल इस C को देखना है क्या बच्चों? हमें तो केवल इस C का ही एवरेज चाहिए ना। हमें नहीं फर्क पड़ता भाई साहब कि आपने A में कितना कंज्यूम किया है, B ने कितना किया। हमें तो केवल और केवल इस C का एवरेज चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? सर C का एवरेज चाहिए। तो C का देखो एवरेज ज्ञात करने के अब तरीके आप जानते हैं। आप इनको जोड़ के 4 का भाग करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप डेविएशन भी लगा सकते हो क्या? तुम्हें शायद कॉमन सेंस से पता लग रहा होगा कि आपका जो उत्तर बनेगा वो 280 और 315 के बीच बनेगा। एक आइडिया पड़ रहा है? सर ये तो कभी संभव ही नहीं है, ये भी कभी संभव ही नहीं है। ये 2 उत्तर तो आपको सोचने भी नहीं है। सर ज्यादा करीब किसके बनेगा? ज्यादा करीब बनेगा 280 के, क्योंकि 2 वैल्यू 280 है बेटा। 2 वैल्यू 280 है, एक 295 है, एक 315 है, तो उत्तर 280 के ज्यादा करीब आना चाहिए। मेरे हिसाब से उत्तर सवाल का बी आना चाहिए, कॉमन सेंस से। बिना कैलकुलेशन करे भी ज्ञात कर पाओ तो बात का आनंद आए बच्चे, तो बात का मजा आए। कैलकुलेशन करके वो ऐसे जोड़ जाड़ के तो बेटा टाइम लगा के करोगे,
सीधा सवाल कॉमन सेंस से किया करो ना, ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो यही है। अब आ जाओ, ये परसेंटेज तुम्हें पॉइंट में दिए गए हैं, चिंता की बात नहीं है, सबका जोड़ 100% आता है, ये बात फिक्स होती है। ये अलग अलग फ्रूट्स है बेटा, मैंगो, बेरी, चेरी, अंगूर, संतरा, अनार, इन्होंने कितने कितने फल बेचे हैं उनका परसेंटेज आपको बता रहा है, ठीक है। सुनिएगा, फल विक्रेता द्वारा एक महीने में कुल बेचे गए 50,000 किलोग्राम थे, तो ये 50,000 बेटा टोटल 100% की वैल्यू है। मैंने कहा जी अनार और जामुन की मात्रा का अंतर ज्ञात करना है। अनार का मतलब बेटा ये आपका डायग्राम है कौन से वाला, ये वाला, तो अनार है बच्चों 31.07% और जामुन आपके हैं ये बेरीज वाला, ये है 8.11%। तुम्हें इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है क्या? अरे तुम्हें इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है सर, ये आ जाएगा 96, 22.96%। 50,000 का 22.96% ज्ञात कर लीजिए, 2 पॉइंट कैंसल, सवाल का उत्तर बनेगा 5 गुना 2296। अगर 23 से मान लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 23 5 115, उत्तर सवाल का ए बन गया। लगभग 23% और 50,000 का 23%, 11,500 के करीब आएगा, थोड़ा सा उससे कम लेना है। एरिया ऑफ आंसर समझ के चलना, एरिया ऑफ आंसर पे काम करके चलना, एरिया ऑफ आंसर से आपको बातें क्लियर हो जाएंगी। आई बात समझ में? एक और समझ, निम्नलिखित आंकड़ा एक कोचिंग संस्थान द्वारा आयोजित 3 परीक्षाओं में टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 छात्रों के स्कोर को दर्शाता है। औसतन सबसे अच्छा अंक किसने प्राप्त करा? अब देखो औसतन में मेरे को चाहिए सर सबसे मतलब अच्छे नंबर, एवरेज किसने प्राप्त करे हैं। बेटा पहली बात बताओ, ए पर तो आपको काउंट करना ही नहीं है बच्चों, ए की तो बात करनी नहीं है ना, ऑप्शन में ए तो है ही नहीं, हमें सिर्फ बी सी डी में देखना है उत्तर क्या बन सकता है। तो आप जरा कॉमन सेंस लगाइए, मैं नहीं कह रहा कि आप इनको जोड़ें फिर भाग करें ये वो करें, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा दिमाग में सोचो बेटा कि अगर मैं नंबर देखूं 93, 76, 101, ठीक बात है, 99, 79, 71, बेटा सी के तो नंबर बहुत कम है इसके मतलब 80, 90, 94, 88, 93, 90, सबके नंबर 90 के आसपास ही आ रहे हैं, ये आंसर बन सकता है क्या? इसमें जो आपका एवरेज आएगा ये मोर देन 90 आएगा, इसमें जो आपका बेटा एवरेज आएगा वो मोर देन 90 आएगा। देखो इसमें भी 90 से कम ही आएगा कि अगर मैं 93 और 76 का एवरेज निकालूंगा तो 80 से कम, 90 से कम की बात बनेगी, ये भी 90 से कम की बात बनेगी, ये भी 90 से कम की बात बनेगी, मोर देन 90 वाला बच्चों एक ही ऑप्शन आ सकता है और वो बनेगा ई, मतलब ई है। और उत्तर टिक करने में तो सी करके आओगे ना, आंसर टिक करने में सी करके आओगे। मतलब मेरा आपको कहने का टारगेट ये है दोस्तों कि हर सवाल पे ना ऐसे छोटे बच्चों की तरह कैलकुलेशन करने मत बैठना कि मैं इसको चेक करूं सिर्फ 90, 93 जोड़ के 3 का भाग दूं, नहीं, आपको सिर्फ अपने माइंड में बातें सॉल्व करनी है। क्लियर? ड्रेस कलर बच्चों, ड्रेस का कलर क्या है? 60 छात्रों द्वारा पहने गए विभिन्न रंगों के कपड़े दिखाता है, ये कुछ नीले हैं, कुछ भगवा हैं, कुछ ग्रे हैं, कुछ येलो हैं। सवाल क्या है वो चलिए बेटा, 40% का डिग्री कोण कितना है? जो 360 डिग्री होता है ये 100% की वैल्यू होती है और आपको 40% की वैल्यू ज्ञात करनी है। 36 चौका 144, सर 1.44% उत्तर बन गया। अरे मैं आपको ये तो कहना चाह रहा हूं ना कि पाई चार्ट में पूरी जानकारी परसेंटेज में आती है 100% और यही जानकारी डिग्री में आती है 360। अब वो सवाल जो भी है वो चेक कर लीजिए, वो आपको बता देगा कि लैंग्वेज का भाव कैसा रहना चाहिए। इजी है। एक मजदूर द्वारा वर्ष के 12 महीनों में अर्जित मजदूरी को एक बार ग्राफ में दिखाया गया कि भाई साहब आप जनवरी में कितना पैसा कमाए, फरवरी में कितना कमाए, मार्च में कितना कमाए, ये अलग अलग ऐसे 12 महीनों की बात दी गई है। हमें तो अपने सवाल को पढ़ के चेक करना है। वर्ष के पहले 5 महीनों में, बेटा पहले 5 का मतलब केवल मई तक की बात करनी है क्या? आपको सवाल सॉल्व करने के लिए केवल अपना सवाल देखो मई तक काम का है, मई के बाद सवाल को देखना भी नहीं है, मई के बाद सवाल को देखना भी नहीं है, मई के बाद तो सवाल पे आपकी नजर जानी भी नहीं चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, ये मई तक का डेटा एक बार मैं यहां लिख के बता रहा हूं, 9500, 9400, ये 100 का तो मतलब ही नहीं है, रेशो में हटाओ रे। अरे इनको जोड़ा मत करो। क्या तुमको डेविएशन लगाना है? डेविएशन आता बच्चों, आपने एवरेज वाली क्लास में डेविएशन पढ़ा है? हाँ,
मैं 80 और 96 के बीच में कोई नंबर 90 मान लू, 90 मान लें ऐसे। सर ये प्लस का 5 है, प्लस का 4 है, प्लस का 6 है, माइनस का 10 है और माइनस का 5 है। ये सब में 5 बार कटेगा, खरबूजा कटेगा, सब में बटेगा। तो 6 4 10 से 10 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, खत्म कहानी। तो 90 ही आ गया। तो 90 का मतलब गुणा 100 भी करना है, 9000 इसका एवरेज आएगा। ऐसा डेविएशन लगा दीजिए। बाकी कोई कैसा मैं तो जोड़ के चेक करता हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डीआई के सवाल देखो इजी हैं, पेपर में 2 या 3 सवाल पक्का ही आएंगे बेटा, और यही आएंगे। मतलब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए लिए हैं ताकि ये आपको रियलाइज रहे कि पेपर में जानकारियां ऐसी ही आती हैं। पाई चार्ट में न्यूनतम कोण कितना है बेटा? न्यूनतम कोण तो देखो ना, आप परसेंटेज देख लो, आप परसेंटेज देख लो ना, आप परसेंटेज देख लो भाई। ये दिख रहा है 10, 12.5, 25, 10। तो सबसे कम डेटा मुझे मिल रहा है 10% वाला। सबसे कम डेटा कौन सा मिल रहा है? 10% का। और कितनी बार मैं बताऊं बेटा, 100% का मतलब होता है 360 डिग्री। तो 10% का मतलब क्या 36 डिग्री आ जाएगा क्या? ए तुम्हारे सवाल का उत्तर बन जाएगा। क्या कह रहे हैं? 4 केंद्र शासित प्रदेश, 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें मोबाइल सिम कार्ड की संख्या बार आरेख में दी गई है। आरेख का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। बिहार, यूपी, दिल्ली और पंजाब। अच्छा, राज्य या यूटी दिया ना, मैंने कहा यूटी तो है नहीं। जीके की डॉज दे दो। जीके नहीं आता रे भाई, जीके नहीं आता है। अपने भारत में यूटी कितने हैं बेटा? अपने भारत में यूटी कितने हैं? 8 हैं, 8। कोई 9 कह रहा है, कोई 7 कह रहा है। स्टेट कितने हैं? 28। स्टेट कितने हैं? 28। यूटी कितने हैं? 8। बहुत बढ़िया। यूटी केंद्र शासित प्रदेश। सुनो, दिल्ली में बेचे गए बीएसएनएल और एयरटेल का सिम कार्ड का अनुपात कितना है? बच्चों आपको केवल और केवल ये दिल्ली पर फोकस करना है क्या? हमें पंजाब से, यूपी से, बिहार से कोई मतलब नहीं है। हमें देखना है दिल्ली में। और दिल्ली में भी कौन सा? बीएसएनएल का और एयरटेल। यानी एक तो ये पर्पल लाइन, दिल्ली में जो बीएसएनएल है इसका डेटा जा रहा है बच्चों 10 तक, और एयरटेल जा रहा है बच्चों कितना? ग्रे 20 तक। तो 10 और 20 में अनुपात 1 2 कह दें। अनुपात कितना आ जाएगा? 1:2। 1:2। सही बात, सही बात। अच्छा, ये आप जानते हैं कि आपने जैसे भारत में अपने कुछ स्टेट बना रखे हैं, कुछ अपने यूटी बना रखे हैं, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। ऐसा क्यों बनाया दोस्तों? अपने सारे स्टेट क्यों नहीं बना दिए भाई? ये यूटी बनाने का क्या चक्कर पड़ गया? नहीं, प्रेसिडेंट रूल की तो बात होती है, लेकिन क्यों? देखो, जब ऐसा है, पहले अपना भारत बहुत टुकड़ों में था, रियासतें थी अलग अलग, कुछ अलग अलग चीजें थी ना। तो फिर जब इन्होंने भारत का एकीकरण किया, तो फिर वहां सब कुछ सेंटर के अंडर में रख दिया। जैसे राजस्थान है, स्टेट है, बिहार आपकी स्टेट है, यूपी स्टेट है। ऐसे फिर यूटी बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? ये तो कोई बात नहीं हुई। कह रहे जी शासन की सुविधा होती है। अब बिहार में शासन में कहां दिक्कत आ रही है भाई बताओ? यूपी में शासन में कहां दिक्कत आ रही है? राजस्थान में कहां समस्या है शासन में? मध्य प्रदेश में कहां दिक्कत है? अगर शासन में कोई समस्या होती फिर तो बेटा सब जगह ही लोग यूटी कर देते ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि स्टेट काफी कम होती है। 5 मिनट का समय बता रहा हूं तुम्हें, दिखा रहा हूं आज कि हमने यूटी क्यों बनाए। तो मैं बता रहा हूं कि यूटी क्यों बनाए, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई यूटी बनाने की। देखो, यूटी का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। जैसे मैं एक बार के लिए अपने इंडिया का तुम्हें एक मैप का दे रहा हूं आइडिया, कि लगभग कुछ ऐसा अपने देश का मैप है, ठीक। अब भारत का एकीकरण हुआ तो उसमें ये सारे ऐसे स्टेट बनाए।
अब दोस्तों क्या होता है ना, जो आप एक स्टेट कहते हो, एक यूटी कहते हो, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, जिसकी लोकेशन पता है यहां है, मतलब ये छोटा सा है, हालांकि ये छोटा सा है, यहां है साइड में, अपने भारत से काफी दूर है। हम जब अपना मैप बनाते हैं ना, मैप, तो मैप में ऐसे पास से बनाते हैं, एक्चुअल में इसकी दूरी बहुत है। अब कल को आप ये मान के चलो बेटा कि इसको स्टेट बनाया होता, इसको स्टेट बनाया होता, और इस स्टेट में भी कोई ना कोई एक सरकार रहती, कोई ना कोई पार्टी रहती। मान लो, एक कल्पना करो, इसमें एक ऐसी गवर्नमेंट आ गई, एक ए नाम का इसमें सीएम आ गया, और जो अपनी जनता में पूरा बढ़िया पॉपुलर हो गया, चाहे फ्री में कोई सामान दिया हो, कैसे कराओ, जनता कह रही भाई साहब अपना तो यही सीएम है, नेता अपना यही है, बढ़िया काम हो गया। कल को ये बंदा अपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इससे कर दे बगावत, इसको कह दे भाई साहब अपन तुम्हारे साथ नहीं आते। कोई बंदा इंडिया का यहां घूमने जा रहा है, ये कह रहा ना इंडिया वाले की एंट्री नहीं। कोई व्यक्ति यहां से प्लेन गया, आपने कहा प्लेन ना ना भाई साहब मेरे यहां तो नहीं आना, मैं तो मना कर दूंगा। अरे वाह, लकी का फोन कैसे आ गया, लकी भाई। तो ये व्यक्ति बेटा उस समय कोई आंदोलन, कोई बात, कोई विग्रह कोई कर दे, तो हमने कहा भाई साहब ये तो कल को हो सकता है अलग कंट्री बना दे अपनी। अब अलग अलग कंट्री बना देगा तो हमें इस पर करना पड़ेगा अटैक, हमें इस पर हमला करना पड़ेगा। और हमला जब कर देंगे भाई साहब, तो यहाँ का जो सीएम है ये बहुत पॉपुलर है, जनता बोलेगी साहब ना 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 ना, हमारा नेता कैसा हो, इस मिस्टर ए के जैसा हो। तो आपने कहा भाई साहब ये तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। और दूसरी बात है बच्चों, ये जो अंडमान निकोबार है ना, ये अरब सागर का जो हमारा ट्रेड रूट है, ट्रेड रूट है जो जहां से व्यापार होता है, जहां से व्यापार और ट्रेड रूट है, इस ट्रेड रूट में आता है, और हमें इसका फायदा बहुत है, वित्तीय रूप से हमें इसका लाभ बहुत है। अब लाभ बहुत है तो भाई साहब हम ये घाटा बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो हमने कह दिया भी ऐसा कल को व्याधि चाहिए ही नहीं अपने को, इसको बना देते हैं अपन यूटी, स्टेट है ही नहीं। इस पर राज कौन करेगा, राज करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत की ही सेंट्रल गवर्नमेंट है वो राज करेगी। और ये राज करेगी तो कल को किसी की कोई आपत्ति है ही नहीं कि कोई अलग कर देगा, कोई मुद्दा बना देगा, कोई बात हो जाएगी, कोई मुद्दा, कुछ नहीं हो जाएगा। डायरेक्टली गवर्नमेंट का रूल है, गवर्नमेंट का रहेगा, ये यूटी है, यूटी रहेगा जिंदाबाद, लाइफ टाइम दिक्कत नहीं आने की। समझ रहे हो? तो ऐसी जहां जहां पे कंट्रोवर्सी थी, नहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होता बेटा, वो दिल्ली में है। जिन राज्यों में, जिन यूटी में विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, सीएम बनता है ना, वहां जो सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको बोलते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेकिन यहां जो गवर्नमेंट का बंदा बैठेगा उसे हम बोलते हैं प्रशासक। वो लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है, वो प्रशासक की भूमिका में आएगा, वो उस पोस्ट पे काम करेगा, ये सेंटर का आदमी वहां पे रहेगा। ऐसा एक कह रहा जी चंडीगढ़ में क्या हो गया, फिर बताओ। चंडीगढ़ में लड़ाई थी बेटा पंजाब की और हरियाणा की। पंजाब और हरियाणा ये अलग अलग स्टेट बना दिए हमने। चंडीगढ़ 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 में विवाद हो गया, वो कह रहा हमारा, वो कह रहा हमारा, ये कह रहा है हमारा, ये कह रहा है हमारा, चंडीगढ़ हमारा, वो कह रहा है हमारा। गवर्नमेंट कह रही छोड़ो, किसी का नहीं, चंडीगढ़ हमारा। ये ठीक वैसा ही है बच्चों, ठीक वैसा ही है जैसे आप कहते हो ये मेरा है, कोई कहता है ये मेरा है, लेकिन वो हो जाता है सरकारी नौकरी वाले का, जिसके पास सरकारी नौकरी होती है वो ले जाता है। ठीक वैसा ही है, पंजाब कहता है ये मेरा, हरियाणा कहता है ये मेरा, दिल्ली कहता है छोड़ दो कहानी, ये अपने पास है, इसकी चिंता मत करो, अपन देख लेंगे। ठीक बात है ना? हाँ, चलो अगला सवाल करो। हर जगह से ही बच्चों, हर जगह से ही, जहां जहां पे किसी प्रकार का कोई गवर्नमेंट को डाउट लगता था, उस चीज को अपने यूटी के अंडर में इन्होंने रख लिया। हाँ। अरे दिल्ली में सारे प्रशासनिक अधिकारी, दिल्ली में प्रेसिडेंट हाउस, दिल्ली में पार्लियामेंट, दिल्ली में सारे जो अपने होते हैं यू कैन से एम्बेसडर्स, उनके ऑफिसेस, तो ये सब चीजें गवर्नमेंट के अंडर में आती है, सब दिल्ली में है। तो वहां दिल्ली जो है ना, ये जरूरी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीनस्थ रहे, इसलिए उसको यूटी बनाया गया ताकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में चीजें रहें। बेटा क्या बताया गया तुमको? एक निम्नलिखित आंकड़ा खिलौनों के निर्माण में होने वाले विभिन्न खर्चों को दर्शाता है। यदि व्यय 3 लाख रुपए है तो सामग्री लागत, मतलब कि मटेरियल कॉस्ट, इसका मतलब 15%, और विक्रय व्यय यानी कि सेलिंग
एक्सपेंसेस 28%। इन दोनों का जोड़ कितना है बेटा? आपको 43% करना है क्या? आपको 43% करना है क्या? तो आपको सिंपल सी बात है, 43 या 129, जहां 129 दिख जाए वो आंसर कर लीजिए। कैलकुलेशन भी इतनी आसान है कि दिमाग में कर सकते हो। ये देख लेना कौन सा डेटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा डेटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बस उनको मैच कर लेना, उनकी कहानी को बना लेना। ठीक है, दिए गए बार ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देवें। उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियों की संख्या और मांग से अधिक उत्पादन करने वाली संख्याओं का उत्पादन। देखो दो प्रकार की कंपनियां हैं बेटा, एक है डिमांड, एक है प्रोडक्शन। तो एक कंपनियां तो वो है उत्पादन से ज्यादा मांग, यानी आपकी डिमांड ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है, इसमें कंपनियां कितनी है? और एक बचो मांग से ज्यादा उत्पादन है, ये वाली कंपनियां कितनी है? इनका रेशो निकालना है। तो पहले तो आप ये देखो कि डिमांड जिनकी ज्यादा है, डिमांड का मतलब ब्लू लाइन बेटा, ब्लू लाइन ऊपर चल रही है, 1 2 3 कंपनियां हैं, और बाकी की 2 यहां जाएंगी। फिर डिमांड और प्रोडक्शन और डिमांड, जो चीज ज्यादा है वो जो कम है, उनका रेशो ज्ञात करना है। 3:2 के अनुपात में जाएगा क्या? 3:2 के अनुपात में जाएगा क्या? हाँ, बहुत इजी है, बहुत आसान है, ये तो कहानी है। ये बता दो, बार ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। बिल्कुल साहब ध्यानपूर्वक ही कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक नहीं होता तो कैसे काम चलता? और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देवें। निम्नलिखित बार ग्राफ पिछले कुछ वर्षों में ऑनलाइन बाजार दूसरे स्थानों पर ब्लूटूथ ईयरफोन की बिक्री बता रहा है। ये देखो ग्राफ ऐसे बढ़ता जा रहा है ना ब्लूटूथ का, 42 49.7 करके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं 2017 से 2020 तक। बेटा 17 में डेटा कितना है? 49.7। 20 में डेटा कितना है? 84। तो यहां से लेकर यहां तक लगभग पूछा है, लगभग। देखो ऑप्शन बड़े दूर दूर है बेटा, इसको 50 मान लोगे क्या? इसको 50 मान लोगे क्या? और ये 50 से लेकर 84 हो गया, तो कितना? 34 बढ़ गया क्या? अरे जीतू भैया का फोन था, जीतू भैया का फोन था, मेरे को लग रहा है भाई साहब बात करनी पड़ेगी भैया से। गोवा में सबसे अधिक उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों का प्रतिशत, गोवा से उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों का प्रतिवर्ष में सबसे अधिक है। अच्छा ये उत्तीर्ण होने वाले, बेटा आई थिंक थोड़ी लैंग्वेज में गलती कर दी ना, ये उत्तीर्ण होने वाले नहीं होंगे, उपस्थित होने वाले होंगे, उपस्थित होने वाले, ये होगा, यही है ना बेटा। देखो गोवा की बात कर रहा है कि कौन से साल में क्वालिफाइड का
जो परसेंटेज है वो मैक्सिमम रहा है, वो अधिक रहा है। तो पहली बात तो मुझे बताओ, 13, 14, 12, 13, 14, 15 की बात करनी है, 16 पे तो बात करनी भी नहीं है मेरे को बेटा। खाली अपनी टेबल में ये गोवा वाली बात चाहिए क्या? खाली इनका इनका मामला चाहिए क्या कि गोवा में अपीयर कितने हुए और गोवा में क्वालिफाई कितने हुए? सर 2012 में आप बताओ, 2012 में क्या आपका रिजल्ट 10% और ज्यादा बनेगा? एक बार देख रहा हूं सरसरी रूप पे क्या बनना चाहिए। तेरा देखो 750 और 50, सर ये भी 10% से ऊपर ही बन रहा है। और ये 15 में 720, 850, यहां मुझे गैप काफी दिख रहा है। देखो आपको ये पूछा कितने लोगों ने अपीयर करा, तो फर्स्ट वाले में क्या बनेगा? 810/78। सेकंड वाले में बनेगा बच्चों 800/75। थर्ड वाले में बनेगा 920/88 और लास्ट वाले में बनेगा 850/72। ये डेटा है। अब ये कैलकुलेशन बड़ी बारीक वाली आ गई साहब। ये ऐसा नहीं है कि आप एरिया ऑफ आंसर डिटरमाइन कर लेंगे। इसमें जो आपको जानकारियां दी गई ना, वो आपको सॉल्व करनी ही पड़ेंगी, उसमें हमारे पास कोई और जरिया नहीं है। तो 78 से कटेगा बच्चों एक बार, बचेगा 310। तो ये कुछ एक मतलब 10 पॉइंट समथिंग बनेगा क्या? अगर मैं 78 गुणा 1 करूंगा, 78 बचे कितना बेटा? 30, एक जीरो लगाएंगे। 75 से काटोगे, देखो 25 से काटोगे, 25 दिया 75, 2 25 से 3, ये 10.66 के आसपास बनेगा। 920/88 करोगे, 920/88 करोगे तो ये कोई 900, 880 और 40, 10.5 के करीब बनेगा, 10.5 के आसपास बनेगा। और लास्ट बच्चों इसमें गैप थोड़ा ज्यादा है, अगर मैं काट भी लूं इसे तो 720 से गैप आ रहा है कितना? 130 का, 11 पॉइंट समथिंग बन रहा है, 11 पॉइंट समथिंग। तो उत्तर बनेगा 2015 वाला। थोड़ा सा ना सवालों पे जजमेंट किया करो, थोड़ा सा जानकारी को डीप से समझा करो कि कौन सी जानकारी ज्यादा करीब जाकर बन रही है, कौन सी जानकारी में ऐसा उत्तर बनने की संभावनाएं ज्यादा है। बस दिए गए पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। ऐसा सवाल अपना कल भी आया था ना एक, स्कूल द्वारा दान से प्राप्त धनराशि और सरकारी एजेंसियों से प्राप्त धनराशि के बीच में अंतर क्या है? तो ये तो बेटा ये सेकंड वाली बात अपने किसी काम की नहीं है। अरे तुम्हें परितु पता नहीं है परसेंटेज कैसे ज्ञात करते हैं? कह रहे हमें कैसे आइडिया मिलेगा डिवाइड करना है। अबे तुम्हें इतना पता नहीं है कि 7800 बच्चे अपीयर हुए थे, 8 पास हुए हैं, तो 810 पास हुए हैं, कितने में से? 7800 में से ऐसा गुणा में 100 करोगे, परसेंट लगाओगे, ये कटेगा तो यही बचेगा ना। हे प्रभु, कह रहे हमें कैसे पता लगेगा? सरकारी एजेंसियों से आपको पैसा मिल रहा है बच्चों 12% और डोनेशन से आपको मिल रहा है 35%। क्या दोनों का डिफरेंस 23% आ रहा है क्या? 10 लाख का 23% निकालोगे तो 2,30,000 रुपए उत्तर बनेगा। 2,30,000 रुपीज इज द करेक्ट आंसर। 2,30,000 रुपीज इज द करेक्ट आंसर। दैट्स ऑल। दिए गए बार ग्राफ का अध्ययन ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। क्या है ये? कंपनी पी की मांग कंपनी क्यू की मांग का कितना प्रतिशत है? कंपनी पी की मांग क्यू की मांग का कितना प्रतिशत है? बेटा डिमांड का मतलब ये सवाल वो आ गया ना, जैसे मैंने बात कल बताई थी आपको। पी की मांग कितनी है? 3276 और क्यू की मांग कितनी है? 4550। कितना प्रतिशत है ये पूछा है। आप आसानी से ये काम भी कर सकते हो। सब 5 से काटोगे 2, 5 से काटोगे 91, ये 13 से कट जाएगा क्या? 26, 6, 7। ओ 13 से कटेगा 7 बार, 13 दूनी 26, 6 7 5 65, 2 6 2, 7 दिया 21, 7 6 का 42, सर 72% आ गया। हमें कैसे पता लगेगा कि एग्जैक्ट भाग जा रहा है? ऑप्शन आपको बता रहे ना बच्चे कि हमें दिया गया पी की मांग क्यू की मांग का कितना प्रतिशत है और ये एग्जैक्ट वैल्यू है। अगर ये एग्जैक्ट ना होती तो ये कहीं ना कहीं आपको पॉइंट्स में दिया जाता। खत्म। दिए गए दंड आलेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देवें। एक कंपनी 5 अलग अलग उत्पाद उपलब्ध करवाती है
2019 के दौरान इन 5 उत्पादों की बिक्री 1000 संख्या में पैक में एक बार ग्राफ में दिखाई गई है। तो आप मुझे बता दीजिए दोस्तों, क्या आपको लग रहा है सवाल में क्या जानकारी आपकी समझ में आ रही है? सवाल यह है 2019 में एक ही उत्पाद और ए की बिक्री का अनुपात क्या है? ए है बच्चों 20, ए कितना है 40, तो 1:2 बन गया। तो फिर कुछ नया टॉपिक पढ़ लें क्या? अगर ये सवाल आप सबको बेहद आसान लग रहे हैं तो कुछ नई बात पढ़ लें, कुछ नया टॉपिक पढ़ लें। इनकी आपको अगर पीडीएफ दे दें तो आप सवाल कर पाओगे फिर? हाँ ठीक है, इनकी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। तो अभी सीजीएल 2023 के जो अर्थमेटिक के सवाल हैं वो हम करने वाले हैं। तो मुझे बता दो किस टॉपिक के सवाल करवाएं तुम्हें अर्थमेटिक में से? नहीं, इसके टाइप सारे यही आते हैं बेटा। बेटा मिक्स की नहीं, मैंने टॉपिक वाइज पीडीएफ बनाई, टॉपिक वाइज बेटा। रेशो की अलग, प्रॉफिट लॉस की अलग, पाइपलाइन सिस्टम की अलग, नंबर सिस्टम की अलग, डीआई की अलग, एवरेज की अलग। रेशो के सवाल करोगे? नहीं, आपकी बात पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। हम सवाल करेंगे बेटा एक और टॉपिक के जो तुम्हारे पेपर में काम बहुत आता है। सरप्राइज, क्या आया सामने तुम्हारे? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, एसआई, सीआई, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, सब इसी में आ जाएगा। तो करें सवाल इसके सीजीएल 23 के? क्या पोल पे सवाल करोगे क्या? पोल पे, पोल में टाइम बहुत लगेगा तुम्हें यार। चलो देखते हैं, कुछ सवाल देखते हैं। एग्जैक्ट पेपर के पूछे हुए सवाल की बात है। कितने समय में 10,000 रुपए 4% की दर से साधारण ब्याज पर उतना ही ब्याज मिलेगा जितना 4% की दर से 4 सालों में 5% की दर से ब्याज मिलता है? अंजलि ए उत्तर नहीं बनेगा, तुमने बातें याद कर रखी हैं। उत्तर बनेगा सवाल का सी। अगर आपने जल्दबाजी में उत्तर ए कर दिया तो नंबर कट जाएंगे बेटा। अरे आप इफेक्टिव रेट के बारे में जानते हैं ना? 8,000 पर 4 सालों में ब्याज आएगा 20%, यानी ब्याज आएगा 1,600 रुपए। हमने कहा साहब पहली बार में ब्याज आया इस पर 1 साल ब्याज आएगा 400, तो 4 साल में 1,600 रुपए। पोल दें? चलो अगले क्वेश्चन पे पोल आएगा, फिर देखते हैं पोल पे रिस्पॉन्स आपका क्या आता है। सवाल ठीक से करना भाई, जल्दबाजी मत करना। इतनी ज्यादा गलती सवाल में? पेपर का पूछा हुआ सवाल है भाई। तो अच्छा कैसे करा सवाल आपने, ये बताओगे को बच्चा कैसे करा? ये सवाल देखो केवल इतना सा था बच्चे। आपको मैंने क्या बताया हुआ पहले याद है? मैंने आपको यह बताया हुआ है कि आप 500 रुपए 4 साल के लिए ब्याज पर दो या 2,000 रुपए 1 साल के लिए ब्याज पर दो, बात तो एक ही है ना? अरे 500 रुपए 4 साल के लिए या 2,000 रुपए 1 साल के लिए, बात तो एक ही है। तो आप इसको मान लो बच्चे ये तुमने दिए 2,000 रुपए 1 साल के लिए, और इसको मान लो आपने दिए 1,400 रुपए 1 साल के लिए। तो कुल मिलाकर आपने 3,400 रुपए ब्याज पर दिए हैं क्या? ये मान लें अपन 4 साल के लिए 500 का क्या मतलब हो गया? 1 साल के 2,000 और ये 1 साल के 1,400, 3,400 रुपए ब्याज पर दिए, और 1 साल का जो तुम्हें ब्याज मिला है वो मिला है 280 रुपए।
1 साल का ब्याज मिला 280 रुपीज, तो आप कहना 280 का ब्याज मिला, 3400 पे मिला, गुणा में 100 और परसेंट, 2 जीरो खत्म, 2 से कटेगा 140, 2 से कटेगा 17। सर 140 बटे 17, 17 सता 119, 17 अठा 136, 4 बटे 17% हो गया। ऐसा यानी बेसिक ही तो है। अपनी शीट में भी तो ऐसे सवाल आए थे, जब हम SICI की शीट पढ़ रहे थे तभी उसमें तो ऐसे क्वेश्चन आए थे ना। वही तो सवाल है, कोई नई बात नहीं है बेटा, करो ट्राई। इस बार तुम्हें पोल दिया जाएगा, उत्तर पोल पे चाहिए। एक सेकंड का वेट करना। हाँ जी, सवाल यह है दोस्तों, एक आदमी कंपनी में कुल 10,000 रुपए का निवेश करता है। राशि का एक हिस्सा 10% की दर से और बाकी का भाग 15% की दर से करता है। 2 सालों में टोटल इतना ब्याज आया है, तो 15% की दर से कितना किया गया। बहुत बढ़िया बेटा। देखो आपने पैसा दिया 10% से और 15 वाले को 10 और 5 कर दें। हाँ सर, 10,000 रुपए पे मेरे को 1 साल में 10% का ब्याज तो आना ही चाहिए, 1,000 का ब्याज तो आना मैंडेटरी है। सर ब्याज आया है 2400 रुपए का, तो आप कहना सर जी 1200 रुपए का ब्याज आया 1 साल में। 1200 का आया तो 200 रुपए जो एडिशनल आए हैं, ये इस 5% के कारण आए हैं क्या? 5% के कारण 200 रुपए आए हैं, तो 1% के 40 और यहां पे हो गया बच्चों 4,000। ये 4 तो ये कितना हो गया 6,000। अरे आप ऐसे सवालों पे तरीका यही लगाया करें बेटा, ये ज्यादा बेस्ट है। ऐसे क्वेश्चंस पे तरीका ये ज्यादा बेस्ट है, इसको पीबीएम से किया करो, आप करो ट्राई। नहीं बनी बात बच्चों, इतना बता दो सवाल ये सिंपल इंटरेस्ट का है कंपाउंड इंटरेस्ट का है? हाँ हाँ, कल भी क्लास है बेटा। 3 सालों में 72 रुपए की राशि बढ़कर इतनी हो गई, तो बच्चों 5 सालों में ये पैसा 120 रुपया कितना हो जाएगा? क्या बच्चों बताओ, पहले आपने इसमें रेट ज्ञात करी क्या? क्या आपने पहले इसमें रेट ज्ञात करी? क्यों बिना रेट ज्ञात किए सवाल नहीं होगा ये? रेट ज्ञात करने में समय वेस्ट करा, क्यों करा? क्या बिना रेट किए ज्ञात नहीं होगा सवाल? सुनो मेरी बात बेटा, आप मुझे बताओ 72 रुपए पर 3 साल में ब्याज कितना आया है? ब्याज क्या 32.4 रुपए का ब्याज आया है क्या? इतना ही आया है क्या?
अच्छा, 72 रुपए पर बच्चों एक साल में कितना ब्याज आएगा सर? 10.8 का ब्याज आएगा। 1 रुपए पर एक साल में कितना ब्याज आएगा सर? 10.8 बटा 72 का बनेगा। 120 रुपए पर कितना बनेगा गुणा में 120 और 5 साल में कितना बनेगा ये ज्ञात कर दीजिए। हमें देखना है ब्याज कितना आया, तो हम डायरेक्टली हमने क्लास में बताया था कि यूनिटरी मेथड से आप ये सवाल करने का प्रयास करना और कोई तरीका इस पे मत लगाना। तो 90 रुपए का ब्याज आना चाहिए बेटा। 120 रुपए ब्याज पर दिए थे, 90 का ब्याज आ गया तो आपको मिलने चाहिए 210 रुपए। सवाल का उत्तर बनना चाहिए सी। आप ये बात जानते हैं कि जब भी कोई इस प्रकार की जानकारी आए तो रेट ज्ञात करने पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट सवाल बनाओ। यूनिटरी मेथड का सवाल बनना चाहिए और इससे ज्यादा इजी बात तो बेटा क्या ही बनेगी। भूलना नहीं है बेटा। एक व्यक्ति ने 3 साल के लिए 500, 5 साल के लिए इतने और 7 साल के लिए इतने पे जमा किए, कुल उन्हें 1620 रुपए का ब्याज मिला, तो प्रति वर्ष ब्याज दर क्या है? तो हम ऐसा कर ले बच्चों, 3 साल के लिए आपने 1500 रुपए दिए, क्या इसका मतलब आपने 1 साल के लिए 1500 दिए क्या? 3 साल के लिए 500 दे दो या 1 साल के लिए 15, बात तो एक ही है सर। 5 साल के लिए 650 रुपए दिए, तो 1 साल के लिए कितने? 3250 हो गए क्या? इसका 5 गुना कर दीजिए। और 7 साल के लिए 8750 हो गए क्या? कुल मिलाकर आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है सर, 6 2 8 8 7 15, 1 अंसिल 2 3 5 और 8 13, सर 13,500 रुपए मेरा इन्वेस्टमेंट है और मेरे को ब्याज कितना मिला है सर? ब्याज कितना मिला है बताओ? 1620 रुपए एक साल में। डायरेक्ट आपको इसी तरह टाइम करना है। अब ये तो बेटा आपका उत्तर जो आएगा वो कितना आना चाहिए? अगर मैं इस नंबर को काटने के बारे में सोच रहा हूं तो 135 1350 सर, 270 की और कमी है, 12% बनना चाहिए। 12% इज द करेक्ट आंसर। सर वैसे काटने 9 से काट लो, 15 बार कटेगा। 9 से काट लो, 18 बार कटेगा। 15 से 12 बार कटेगा, तो 12% आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। दैट्स ऑल। कल आपका बेटा पोल करवा लेंगे क्लास में, जिस टॉपिक पे ज्यादा आपने बोला वो पढ़ लेंगे अपन। इतनी ज्यादा गलतियां कोई इंसान कैसे कर सकता है? नहीं अभी नहीं है सूरज, वो आगे आएगा भाई, अभी नहीं है, उसमें आगे आएगा। आपने कोई पैसा ब्याज पर दिया, प्रिंसिपल दिया, कितने पैसे मेरे को नहीं पता बेटा। 7 साल का टाइम लगा और ये कितना हो गया? तो 14,522 हो गया है। देन आगे बच्चों 11 साल यानी 4 साल आगे और लगे हैं, तो ये पैसा बन गया 18,906। इन दोनों में जो डिफरेंस है, 6 में 2 घटाओगे 4,
10 में 2 घटाओगे 8, 8 में 5 घटाओगे 3, यहां पे आना चाहिए बेटा कितना, 18 में 4 गए। ये जो पैसा है बच्चों, ये 4 साल का ब्याज है क्या? ये जो पैसा आया है क्या ये 4 साल का ब्याज है? तो हमें ज्ञात करना है 7 साल का ब्याज। हमें ज्ञात करना है 7 साल का ब्याज। हमें 7 ईयर्स का ब्याज काउंट करना है। 4 एकम 4, 0, 9, 6। तो ये कितना आ जाएगा, 7672 रुपए। यानी आप ये कहेंगे सर 14,522 में से ये 7672 रुपए और शामिल हैं, तो इसको माइनस कर देंगे, क्या बचेगा 4, 14 में 6 गए 8, यहां बचेगा बच्चों 13 में 7 गए 6, सर 6850 रुपए प्रिंसिपल था, उत्तर बनेगा। थोड़ी सवालों में कैलकुलेशन तो है, पर ऐसा नहीं है कि आप सवाल कर नहीं पाएंगे। जानकारियां जो क्लास में पड़ी हुई हैं उनसे बाहर की बात पेपर में काम नहीं आती है बच्चों। साधारण ब्याज पर एक पैसा उधार दिया जाता था, 12 साल बाद इसका ब्याज साधारण ब्याज का 3/5 हो गया। बेटा 3/5 का मतलब 60% ब्याज आ गया क्या? ये 60% ब्याज 12 साल में आया है, तो एक साल में जो ब्याज आएगा वो 5% आया होगा। और जो एक साल में ब्याज आता है उसी को तो रेट कहते हैं, ब्याज की दर कहते हैं उसी को। तो इस सवाल में भी इतनी गलती, ब्रेक नहीं है भाई, आज क्लास तुम्हारी 1 घंटे की होगी ना। एक इमीडिएट मीटिंग के लिए मैसेज आया है, कोई अर्जेंट एक कॉल है, तो उसके बाद मैं अभी 6 बजे जस्ट मीटिंग है वो। 5 सालों में बच्चों आपका जो ब्याज आया है वो 25% आया है, तो एक साल में 5% आया होगा। एक में 5 है तो 20 सालों में आपको 100% मिल जाएगा। जितना पैसा आपने दिया उसके इक्वल आपको ब्याज मिल जाएगा। मीटिंग अपनी जस्ट अभी स्टार्ट होगी, इतने आप 10 तक सवाल तो पूरे कर लो, जो बात बीच में चल रही है वो तो पूरी कर लें। कल के टॉपिक के बारे में बताएंगे दोस्तों, भी क्या चिंता कर रहे हो। 9500 रुपए की राशि 8 सालों में इतनी हो जाएगी, तो बच्चों आपको यह पूछा है कि कितने परसेंट का ब्याज आ जाएगा। देखो आप इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 9500, ये है 1780, क्या 2280 रुपए का ब्याज आ रहेगा तुम्हें? और 9500 का बच्चों 8% कितना होता है? 9500 का 8% कितना होगा? 8×5 = 4, 760। तो 760 से भाग दोगे सर, 3 सालों में आपको इतना ब्याज मिल जाएगा। देखो टॉपिक में पूरी क्लास पढ़ने के बाद में अब ये चीजें आपको बड़ी आसान लग रही होंगी बेटा, क्योंकि ये हुबहू एग्जाम का लेवल तो यही है।
बच्चों बता दो, 8 साल में राशि दुगनी हो गई, तो यानी रेट चल रही है 1/8 की। आप कह सकते हैं 12.5% रेट चल रही है सर। आप कह रहे हो 25,000 रुपए 1 लाख हो जाएंगे, यानी कि आप ये कह रहे हैं आपका पैसा 1 लाख हो जाएगा, आपको 300% का ब्याज चाहिए क्या? तुमने ब्याज पर 100 रुपए दिए और वो 400 हो गए, इसका मतलब बच्चों आप ये चाह रहे हैं कि आपको 300% का ब्याज मिले। तो हम कहेंगे सर जी 8 साल में ब्याज मिल रहा है 100% का, और 24 साल में ब्याज मिलेगा 300% का। आपके सवाल का उत्तर बनेगा डी। डी के अलावा कुछ और करने की नीड नहीं है, खत्म। दुगने का मतलब ये था ना बेटा, 100% का ब्याज आ गया, जितने पैसे आपने दिए उन पर ब्याज कितना आ गया। तो ये कुछ 9 सवाल सारे ठीक करें राजेंद्र ने। मोना, बिमल, कुलदीप, श्रेया, अंजलि, भीम, तनु, सुधांशु और प्रगति, आपने सवालों में बेटा कुछ गलतियां करी, कोई बात नहीं। ये पोल का आखिरी तो ठीक है ना, हो गया है। एक सवाल आखिरी और कर दीजिए, करें तो आप। मैंने पोल दिया नहीं क्या आपको? अरे ये तो कुछ है ही नहीं है सवाल में यार, इजी सवाल है। 6,000 रुपए पर 8% की दर से 21 महीने की बात कर रहा है ये। तो आपने 2 जीरो खत्म कर दी, 12 पंजा 60, 8 पंजा 40 गुणा 21 सर 842 आंसर, 840 आंसर आना चाहिए, दैट्स ऑल। तो ये कुछ सवाल थे अपने, जिनको आपने देखा, जिनके बारे में बात आपने सुनी, काफी इजी लेवल की बातें हैं। चलिए इनके बारे में चर्चा करते हैं आगे 5 मिनट के बाद। धन्यवाद, शुक्रिया, बाय। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।